आप देख रहे हैं द न्यूज़ एडिटर। आपके साथ हैं डॉक्टर कृष्ण के प्रसाद। आखिरकार वक्फ बिल पास कर लिया गया और कानून भी बन गया, परंतु किन लोगों ने ख़ास तौर पर इसके विषय में, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहा, उसे सुनना ज़रूरी है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वक्फ की ज़मीन उनके पुरखों ने दी है, उनके पूर्वजों ने इसी मिट्टी के लिए बलिदान दिए हैं, उनके पुरखों की कब्रें हैं इसी मिट्टी में। बिल का समर्थन करने वालों को चिताया और कहा कि वे भी सरकार की इस नीति के शिकार होंगे। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने उर्दू मिश्रित लहजे में अपनी बात कही और कहा कि गुलामी की मानसिकता से निकलने पर ही लोग उनकी बात समझ पाएंगे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भाजपा को फसाद फैलाने वाला हिंदू कहा। आदिवासी नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इसी प्रकार सभी अल्पसंख्यक समुदायों की ज़मीनें ले ली जाएंगी और वे कुछ नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को स्वयं अपनी बात उठानी होगी, दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब ये वक्फ का बिल पेश हो रहा था, उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज बाहर खड़े हुए थे, कोई लोग सभा में नहीं था। मुझे मोशन देना पड़ा इंट्रोडक्शन के खिलाफ। मेरे भाई जागो, मजलिस के लिए नहीं तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जागो। तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ। आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। अगर मोदी इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करेंगे, अगर वो कानून बन जाएगा, खुदा ना खास्ता हम कई मसाजिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाएं, कब्रिस्तान की जमीनों को खो देंगे। हमारी आवाज नहीं उठेगी तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को। मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे। तुम क्या कौन सी खेत की बोली हो तुम, मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर मेरे भाई। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें तो जब ये देश बना, जब ये देश आजाद हुआ, तो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को के लिए जो दिया, कहीं न कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहे। अगर उसमें अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं न कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजॉरिटी नहीं है, और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं, एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून
के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं। तो नीतीश जी, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं न कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। नीतीश जी तो लेकिन अभी तक चुप है इस बिल पर, लेकिन उनके पार्टी पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में व्हिप भी जारी। नहीं, नीतीश जी का ये पुराना तरीका है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यही नीतीश कुमार सीए एनआरसी के पक्ष में वोट दिया था इस आदमी ने, और उस समय तो मैं उनके दल में था, सब सर्वे सर्वा था। पार्टी की बैठक में ये तय किया गया और नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम लोग तो बिल्कुल ही इस पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ही इस कानून के विरोध में हम लोग हैं, और पार्लियामेंट में वोट कर दिया सीए एनआरसी के पक्ष में। मैंने जब आकर नीतीश कुमार को सामने से कन्फ्रंट किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई आप बाहर, बहुत पत्रकारों का जामवाड़ा था उस समय, तो कहा कि आप जाकर बाहर बोल दीजिए कि बिहार में ये बिल लागू नहीं होगा। वो तो हम दौरे पर थे और लोकसभा में सब नेता लोग कैसे वोट दे दिया हमको पता ही नहीं चला। उस समय मुझे लगा कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है, ये भाजपा का भी नहीं है, न मुसलमानों का है। मतलब पार्टी में कह रहे हैं कि मैं इसके विरोध में हूं, पार्लियामेंट में बिल के पक्ष में वोट दिया, और मुझे जब मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे कह रहे हैं कि जाके बिहार में कह दो कि हम लोग तो बिहार में लागू नहीं करेंगे। तो हर वर्ग को साधने और एक तरह से बेवकूफ बनाने की ये इनकी पुरानी नीति रही है, और नीतीश कुमार का चरित्र कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है, और देखकर कब्रिस्तान हमारा है, मस्जिद हमारा है, मदरसा हमारा है, बगबोट की जमीन है, हमारे पुरखों ने दान दिया है। ये जमीन को आप छीनने वाले कौन होते हैं? पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन होगा, चाहे इसके लिए जो भी हो। रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। जी प्लीज आप बोले। माननीय सभापति महोदय, आज इस पुराने वक्त की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्त के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पे बात करनी है तो मुझे 4 दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान जिस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरा है वक्त की अवधारणा, तीसरी है वक्त की राजनीति, और चौथा है वक्त की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति। सबसे पहले हमारे नेता सदन माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्त कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया, और चाहे वक्त कमेटी के जेपीसी के चेयरमैन हमारे उस सदन के सदस्य जगदम्बिका पाल जी रहे हो, हमारे मंत्री जी रहे हो, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, तो उनके लिए
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का प्याम शुरू करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और यहां आईएसआईएस का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है कैसा। तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सूबे के नए वक्फ का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मुस्लिम समाज के अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे। मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर का केस है, ईदगाह मैदान हुबली का केस है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया। अनीसा अयाशा वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का केस है, तेलंगाना स्टेट वर्सेस मोहम्मद मुजफ्फर का केस है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वर्सेस ख्वाजा खलीलुल्लाह का केस है, और सभापति महोदय ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी, एक प्यास की बात बोली थी, उन्होंने उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। और सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। हां, मगर जब इसकी बात आती तो भी माननीय खड़गे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब आपके यहां वो कितने पुजारी हैं और कितने किस वर्ग के पुजारी हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 SC ST लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। अरे आपको हमारे सदन में बैठे हुए बाल योगी उमेश नाथ जी नहीं दिखते? वैसे तो कहा जाता है जात ना पूछो साधु की, मगर मैं बताना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद के 50,000 से अधिक पुजारी ट्राइबल्स में जो शेड्यूल कास्ट है जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद अदब से पूछना चाहता हूं, बताइए मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज में से कितने पसमंदा हैं? उसमें कितने जुलाहा अंसारी घोसी
बताइए 82 कितने हैं? बाकी छोड़िए, पर्सनल लॉ बोर्ड में है क्या, अरे वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। अगर ईमानदारी से बात करनी है तो उस पर आगे। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार ने नाम दिया है, इसको उम्मीद नाम दिया है, और यह उम्मीद है किसके लिए? उस ईमानदार मुसलमान के लिए और देश के हर खास व आम के लिए यह उम्मीद है। मगर सभापति महोदय, कुछ लोग वो हैं जो उम्मा का ख्वाब पाले हुए थे। उम्मा शायद हमारे बहुत से लोग समझते हो ना समझते हो, पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं था, प्रॉपर्टीज के ऊपर, तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज पे, जिसमें बहुत डिटेल में हमारे साथी लोग गए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। भोपाल का विषय है, हैदराबाद का विषय है, मुंबई का है, लखनऊ का है, पटना का है, बहुत प्रकार से है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विषय जब बताया गया था तो बहुत ज्यादा हमारे मनोज झा जी बोल रहे थे, तो अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। सबने वो वीडियो देखा है। बस एक लाइन में उनके लिए कहना चाहूंगा, वो कुछ भी बोल रहे हैं, जिसे कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो बोलना था वो बोल चुके, सबके सामने वो आ चुका। अब एक बात और है, दूसरे धर्म स्थलों के बारे में विषय आता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, केरला के कैथोलिक चर्च ने 31 मार्च 2025 को जो लिखा, सिर्फ उसकी लास्ट की 2 लाइन बोलना चाहता हूं। वी रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट द अमेंडमेंट बिल पास्ड एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट द टीयर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग पीपल इन द प्लेस लाइक मुनम्बम कैन बी वाइप्ड आउट only by a legal amendment that can provide a permanent solution to their suffering. We urge all the MPs from opposition party to support the bill so that the historic legislation can become unanimous. मगर सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले जब अल्पसंख्यक की बात आती तराजू पे तौलते हैं, किसका वेट ज्यादा है, किसकी धमक ज्यादा है, किसकी खनक ज्यादा है, फिर तय करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ आना है, किस माइनॉरिटी के साथ नहीं आना है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तमिलनाडु के तेरी मंदिर की बात आई, यमुनानगर में गुरुद्वारे की बात आई, केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जमीन की बात आई। बहुत सारे लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट की बात करते हैं, तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तमिलनाडु का मंदिर का तो स्टेटस नहीं चेंज हो सकता भाई। 15 अगस्त 47 के बाद किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो वक्फ बोर्ड को क्लेम फॉरफिट कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज इन कंट्रास्ट टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। परंतु अब सुनिए, यही गुरुद्वारे के बारे में भी होना चाहिए। मगर सभापति महोदय, चाहे वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, एक ही को फायदा होना है, जिसे कहावत में कहते हैं, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, आखिर में कटना भगवे रंग के खरबूजे को ही होता है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन संपत्तियों के द्वारा जो कुछ हुआ, उन्होंने इतनी चीजों को लिया है, इतनी चीजों को लिया है। एक पुराना उर्दू का शेर है कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने कैसे कैसे लोगों को अपने में समा लिया, इसकी तमाम तारीख गवाह है। अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो सदन का बहुत सारा वक्त जाएगा, परंतु मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर कोर्ट ने आगे इंटरवेंशन करना शुरू किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने बहुतों ने बोला सैयद फसल का केस वर्सेज यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को कहा, मगर बशीर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस denomination in accordance with Article 26 of the Constitution, so the matter relating to the restricting the economic, financial, political and other sectoral activities that may be associated with religious practice under Article 25(2)(a) of the Constitution can be regulated by the state. तो मुझे लगता है अब इसके बाद कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। परंतु उसके बाद भी सभापति महोदय, जो कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, और जो ये कहे कि साहब अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में तो एक ऐसी बादशाही आ गई है। इसके लिए मुझे सभापति महोदय, वो पुरानी वाली फिल्म अगर लोगों को याद हो तो मुगले आजम का वो सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया तो सलीम कहता है, जब्त मैं करूं जिसकी की जमीन वीरान हो गई है, जब्त वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद चाहत को ठेस पहुंची है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, और वैसे आखिर में
उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूं कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे, तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारे डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने अनायास अकारण यह बात बोली थी कि उस समय जब जिन्ना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय, तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। और खैर मैं अंबेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे वो कोट कर सकता हूं, सारी बातों को छोड़िए, मगर अफसोस की बात यह है सर कि अभी मनोज झा जी ने बोला था हम में से कोई शक है, कोई हूण है और ये करिए। अरे भैया जमाने चले गए, अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने क्या प्रूव किया है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने डिनर के दौरान कहा कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम एन इंडियन जीडीएन। अरे साहब कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं सभापति महोदय। और यहां गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है लोगों के दिमागों में, किसी सदन के एक सदस्य यहां विराजमान है, वो उस समय महाराणा सांगा का उल्लेख कर दिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, सारे के सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूं ये गुलामी के जिन्होंने गुलाम बनाया उनके सोर्सेस पे यकीन न करिए। और वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो ये भी बोल दूं, हमारे सदन के बहुत सदस्यों को नहीं पता होगा, अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है, पोरस नाम के किसी राजा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक में है। इसलिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तब इन चीजों को आप सही ढंग से समझने में। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। 2009 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वक्फ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, के.आर. रहमान की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। कितना दोहरा चरित्र है आपका। आपने कहा वक्फ की जमीनों को खाली कराने का काम करेंगे जिसपे कोई और कब्जा कर रखा है। मान्यवर, एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कह रहे हो कागज चाहिए, कागज चाहिए। मंत्री जी ने कहा कागज चाहिए। मंत्री जी, आपको कागज की बहुत जरूरत होती है, कागज आपको चाहिए। आपकी सरकार ने 2020 में, ये पूरे देश को देखना चाहिए, पूरे देश को सर,
2020 में मैं जेपीसी का मेंबर था, एक कागज वहां मिला हमें 2020 में सुप्रीम कोर्ट में। सर आप, मेरी बात नहीं आ रही सर मेरी बात नहीं आ रही। 2020 में मान्यवर इस भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में। से क्या लिखा हुआ है? 99% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके मंत्री थे, उनका बयान है 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। तो जब आप सारी संपत्तियां डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर चुके हैं वामसी पोर्टल में, सारे कागजात जांच चुके हैं, तो क्या आप फसाद कराने के लिए फिर से कागज मांग रहे हैं? फसाद कराने के लिए आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। यह बुनियादी फर्क है, यह बुनियादी फर्क है आप में। आप देश भर में फसाद, नफरत, लड़ाई, झगड़ा कराने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं अंत में आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई और कहा गया 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती थी। एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। 12,000 करोड़ की आमदनी की चिंता है वक्फ की, करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। 8,000 करोड़ का आपको मुनाफा होगा, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दीजिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। मान्यवर, अंतिम बात कह के आपने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कही गई है। अर्ध सत्य मत बोलिए, पूरा सत्य बोला कीजिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, पूरा सच बोला कीजिए। मंत्री जी, इसमें लिखा हुआ है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि भारत की सरकार ने, राज्यों की सरकार ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे 365 वक्फ की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आप उसके बारे में नहीं बताते, आप अर्ध सत्य बोलते हैं। मैं तो जेपीसी का मेंबर रहा हूं, मुझे सब पता है। तो इसलिए मान्यवर, आप फैला रहे हैं झूठ, ट्रिब्यूनल के फैसले, बस खत्म सर, खत्म। असत्य, सत्य से परे मान्यवर, सत्य से परे मान्यवर। ट्रिब्यूनल के लिए आप कह रहे हैं उसको अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे सर? आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आपने मान्यवर ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं जो बड़े अजीब हैं, जो अपने आप में ये बताते हैं कि आपकी मंशा सिर्फ देश में झगड़ा कराने की है, नफरत फैलाने की है, फसाद कराने की है। आपकी मंशा कहीं भी मुसलमानों का या किसी वर्ग का भला करने की नहीं है। बस एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये काम आपने देश के अंदर बहुत अच्छा शुरू कर दिया। आप एक काम करते हैं, देखो मुसलमानों को ठीक कर रहा हूं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, नुकसान हिंदुओं का। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब रहा है, नुकसान हिंदुओं का। 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर निकल गए, नुकसान हिंदुओं का। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर आप नुकसान देश के करोड़ों हिंदुओं का भी कर रहे हैं। इसलिए ये सब बातें करके देश में आप नफरत फैला के ये सब झगड़े फसाद के काम मत कीजिए। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी वो मौका है इस बिल को जो गैर संवैधानिक है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लीजिए। धन्यवाद। श्री दूंगा ही। संजय सिंह जी को मैं जवाब देना चाहता हूं, सबको जवाब देंगे, लेकिन समस्या ये है, माननीय मंत्री जी को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जब मैं व्हेन आई रिप्लाई टू एवरीबॉडी, प्लीज। मैं सबको जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि संजय सिंह इतना तर्कहीन बात करते हैं, जवाब देने के लिए जगह भी नहीं है। वो पॉइंटलेस बात करता है, बिल से संबंधित नहीं, इधर उधर का बात करता है। पॉइंट में बात कीजिए, मैं जवाब दूंगा बाद में। वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, ये शुरुआत है पूरे देश भर के 27% आबादी और उनके आस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आक्रमण है। आज ये
मुसलमान समाज से शुरुआत की गई है, मगर ये इसका अंत कहाँ होगा। आज मुसलमान समाज है, कल अल्पसंख्यक के बौद्ध समाज होंगे, सिख समाज होंगे, सरना समाज होंगे, ईसाई समाज होंगे। आज जिस समाज को आप लगातार उनके धार्मिक आस्था को आप चोट पहुंचाते हैं, आप उनको मुगलों का वंशज कहते हैं, आपके नेता लगातार उनके समाज को गाली देते हैं और आदिवासियों का सरना, मसना, हड़गड़ी सारे जमीन को, गैर मजूरा आम जमीन को इन लोगों ने लैंड बैंक में डालने का काम किया अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। और लगभग 201 से अधिक MOU साइन किए गए। ऐसे लोग रहते हैं जो कि उन धर्मों का पालन करते हैं जो आज के दिन में अल्पसंख्यक धर्म के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हो, मुस्लिम धर्म के लोग हो, सिख धर्म के लोग हो, ईसाई धर्म के लोग हो, या अगर सरना धर्म कोड भी लागू हो जाए तो सरना धर्म के भी लोग हो। और ये सभी कुल मिला के 27% आबादी है पूरे देश भर की। आज जो वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है पूरे देश भर के 27% आबादी और उनके आस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा आक्रमण है। ये वक्फ बिल में जो संशोधन लाया गया है, आज ये मुसलमान समाज से शुरुआत की गई है, मगर ये इसका अंत कहाँ होगा। आज मुसलमान समाज है, कल अल्पसंख्यक के बौद्ध समाज होंगे, सिख समाज होंगे, सरना समाज होंगे, ईसाई समाज होंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो संविधान में इन धर्मों को अपने प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चाहे संविधान का हम आर्टिकल 14 का बात कर ले, आर्टिकल 25 का बात कर ले, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, ये सभी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक धर्मों को यहाँ पे इस देश में दिया गया है ताकि वो अपने तरीके से अपने धर्म का पर्सनल लॉज के तहत प्रोटेक्शन कर सके। और आज मुस्लिम धर्म से शुरुआत की गई है वक्फ बोर्ड में संशोधन लाके, और आगे आप देखेंगे, हम लोग जरूर चीज को हम लोग अनुभव करेंगे कि इस तरह का खेल हर एक अल्पसंख्यक के साथ इस देश में होने वाला है। ये जो राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन के तहत इस बिल को लाया गया, ये सरासर एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास था। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नियमों को, ऐसे बिल्स को पारित किया है पार्लियामेंट से जिसमें आज तक डिस्कशन तक नहीं हुआ, मगर 8-8 घंटे चले हैं डिस्कशन लोकसभा में, राज्यसभा में। पहली बार हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट रात के 1 बजे तक कार्य चला है। यह नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है। हम लोगों को समझना होगा कि बीजेपी का कंटेंट क्या है और इंटेंट क्या है। कंटेंट जो ये लोग दिखा रहे हैं मीडिया में, समाज में, और इंटेंट आज वो है जो हम लोग यहां से खुलासा करने वाले हैं। इन लोगों ने केवल और केवल झूठ परोसा है इस नैरेटिव के माध्यम से। वक्फ बिल में जो संशोधन लाए हैं ये लोग, इसका पहला कारण ये लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का उत्थान करना चाह रहे हैं ये लोग। आज देश में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा मुसलमान है जो जिसको आप पूछेंगे कि बीजेपी आपका हितैषी है या नहीं, तो वो क्या जवाब देगा, ये आप भी, मीडिया बंधु भी इस बात को जानते हैं। आज जिस समाज को आप लगातार उनके धार्मिक आस्था को आप चोट पहुंचाते हैं, आप उनको मुगलों का वंशज कहते हैं, आपके नेता लगातार उनके समाज को गाली देते हैं अपने राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, वैसे लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम समाज का भलाई चाहते हैं। ये केवल और केवल नैरेटिव है, इसके पीछे असलियत यही है। और 8 घंटा चर्चा करने के पीछे कारण यही है कि ये दिखलाना चाहते हैं कि ये देश अल्पसंख्यकों का नहीं है, वो 27% आबादी का नहीं है ये देश। यहाँ पर्सनल लॉज आपका नहीं चलेगा, पर्सनल लॉज अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ बीजेपी नियम कानून बनाएगी। अगर आपको नियम कानून, उस नियम कानून के तहत रहना है तो रहे, अन्यथा इस देश को छोड़े। पहला नैरेटिव इन्होंने गढ़ने का काम किया है झूठ के सहारे। दूसरा चीज इन्होंने कहा कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को हम लोग प्रतिनिधित्वता देना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ बीजेपी के लोगों से, आपके कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो या आपके लोकसभा में हो? आपके विधानसभा में कितनी महिला विधायक बैठी हुई हैं जो मुस्लिम धर्म से आती हैं? आप इन्हीं मुस्लिम महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने का काम करते हैं और आज आप उनकी प्रतिनिधित्वता का बात कर रहे हैं। अगर यही प्रतिनिधित्वता आप देना चाहते हैं तो बीजेपी के लोग घोषणा करें कि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, लगभग 50% वो लोग महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन का बात करते हैं, उसमें से कम 10 से 15% ही मुस्लिम महिलाओं को सीट दे दिया जाए, अगर इतने ही मुस्लिम महिलाओं के हितैषी है।
तीसरा झूठ इन्होंने गढ़ने का काम किया है ये कहते हुए कि वक्फ में जो संशोधन किया गया है वो आदिवासियों की जमीन का संरक्षण करेगा। ये जो बीजेपी के लोग आदिवासियों का और आदिवासियों के जमीन के हितैषी बनते हैं, 2014 में जब झारखंड में इनकी सरकार थी और ये लोग जब लैंड बैंक बना रहे थे और आदिवासियों का सरना मसना हड़गड़ी सारे जमीन को, गैर मजूरा आम जमीन को इन लोगों ने लैंड बैंक में डालने का काम किया अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए, और लगभग 201 से अधिक MOU साइन किए गए इन पूंजीपतियों दोस्तों के साथ यहां पे आदिवासियों का पारंपरिक जमीन को बेचने के लिए। तब इन लोगों का आदिवासियों के प्रति हमदर्दी कहां था? विधानसभा में इनकी सरकार थी, झारखंड में विधानसभा में मात्र 3 मिनट के अंतर्गत CNT SPT कानून, जो इस राज्य के आदिवासियों का सबसे बड़ा भूमि संरक्षण कानून है, उसको बदलने का इन्होंने कोशिश किया। तब इनको आदिवासी का जमीन का याद नहीं आया, आदिवासियों का इनको याद नहीं आया। 2014 में लैंड डिजिटलाइजेशन लाके सभी आदिवासियों का जमीन नहीं, पूरे झारखंड भर का जमीन को जो डिजिटलाइजेशन करने का कोशिश किया गया, आज आप देखेंगे यही कारण है कि हमारे गांव के लोग अपना जमीन का रसीद ले लेके एक इस अंचल से दूसरे अंचल कार्यालय से जिला कार्यालय घूमते हैं अपने जमीन में संशोधन, अपने भूमि में करेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि गलत तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। और आज डिजिटलाइजेशन के कारण, लैंड डिजिटलाइजेशन के कारण दिल्ली, बंबई और गुजरात में बैठे हुए लोग देख सकते हैं कि यहां पे आदिवासी का जमीन कहां पे कितना जमीन है, और यहां पे सारा जमीन बंदरबाट हो रहा है। किसका करतूत है ये? किसका काला करतूत? बीजेपी के काला करतूत है ये। इसके अलावे ये लोग इतना आदिवासी के जमीन का हितैषी बन गया है अचानक से, जब वन संरक्षण अधिनियम में जब ग्राम सभा का प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया, और वही समय था कि जब बिल में कोई डिस्कशन नहीं हुआ लोकसभा में, हो हंगामा के बीच में इन्होंने उस कानून को पारित कर दिया जहां पे वन संरक्षण अधिनियम में ग्राम सभा का प्राथमिकता को हटा दिया गया है, आदिवासियों के अधिकार को हटा दिया गया है। तब बीजेपी के लोगों को आदिवासियों का ध्यान नहीं आया। ये केवल और केवल अपने जो हार है 2019 का हार झारखंड राज्य में और 2024 का हार इस झारखंड राज्य में, उस हार से ये लोग तिल मिला गए हैं और यहां पे पोलराइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, पोलराइजेशन। और आप देखेंगे इनके जो बड़े लीडर्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी कागज से पढ़ के बोलते हैं। वो कागज कहां से आता है मैं आपको बतलाती हूं। वो कागज इनके नागपुर हेडक्वार्टर से आता है, प्रिंटेड आता है। क्या बोलना है इनको, वहां के नागपुर के हेडक्वार्टर के लोग इनको बताते हैं। इनको यहां के लोगों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के अल्पसंख्यकों से, यहाँ के दलितों से इनका ना कोई लगाव था और ना आगे लगाव है। इसलिए मैं यहाँ से बीजेपी के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों का हितैषी बनना बंद करें। ये लोग केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला के अपने काले करतूत पे ये लोग पर्दा डालना चाहते हैं और लोगों के मन से, आदिवासियों के मन से वो सब चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जो इनके समय में इन लोगों ने आदिवासियों में डिस्ट्रक्शन और डैमेज जो लाया था उसका भरपाई ये लोग अब कर रहे हैं, इस तरह से भ्रम फैला के। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को RTI जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? CA मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि
आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। लेकिन सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, बॉम्सी पोर्टल देख लीजिए, सरकार का झूठ आपको पकड़ में आ जाएगा। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए। हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं और आप ताकत में हैं। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा लें, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं यह मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस बात से खदशे में है, शक में है कि आप सीधे उनकी जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को बेचना चाहते हैं। मेरी अब भी आपसे अपील है कि इस बिल को वापस लीजिए। यह बिल कहीं से आपके अपने नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है। यह बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है कि कृपया ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इस नारे को रत्ती भर तो चरित्रार्थ कर दीजिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में
देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। द न्यूज़ एडिटर के प्यारे और सम्मानित दर्शकों, हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चंद शब्द लिख दें कमेंट बॉक्स में। हम अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।